हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स बेसिस ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी कि मेल जो होता है वो इनफर्टाइल है और उसके पास क्या है, जेनेटिक बेसिस हैं कुछ जिसकी वजह से मेल इनफर्टाइल हो जाता है। कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, लाइक हमारे पास एजूस्पर्मिया हो जाता है, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, या फिर हमारे पास कुछ जेनेटिक बेसिस होते हैं और एस्थीनोजूस्पर्मिया भी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ जेनेटिक बेसिस भी होते हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है। अब इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी क्या होती है कि जब मेल इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्पर्म, वाइबल स्पर्म दैट ओवुलेट द ओवम, दैट फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है, तो हमारे पास अगर मेल ने जो स्पर्म किया प्रोड्यूस, मेल ने क्या किया, एक स्पर्म प्रोड्यूस किया, इट इज़ नॉट वाइबल स्पर्म, ये स्पर्म जो है वाइबल नहीं है और ये कैपेबल भी नहीं है टू fertilize the ovum, then it is the infertile. ठीक है, the male is the infertile when the sperm produced by the male is not viable and not functional and not able to fertilize the ovum, then it is called the infertile male. अब जो मेल होते हैं उसमें हमारे 10 to 15% ऑफ मेल जो होते हैं हमारे जो होते हैं वो हमारे इनफर्टाइल मेल होते हैं। टोटल में से, टोटल मेल्स हैं उसमें से 10 to 15% जो मेल है वो क्या है, हमारे इनफर्टाइल मेल होते हैं। अब जो मेल की इनफर्टिलिटी हमने क्या पढ़नी है, किससे रिलेट करके पढ़नी है मेल की इनफर्टिलिटी? टू द जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में हमारे डिफरेंट फैक्टर आते हैं। पहला हम पढ़ेंगे वाई क्रोमोजोमल माइक्रोडिलीशन। वाई क्रोमोजोमल माइक्रोडिलीशन क्या होता है? लाइक हमारे पास क्या है, ये एक वाई क्रोमोजोम है। ठीक है, इस वाई क्रोमोजोम की ये जो लॉन्ग आर्म है, इस वाई क्रोमोजोम की लॉन्ग आर्म के पोजीशन नंबर 11 पर, ठीक है, मान लो 11 पोजीशन है इस वाई क्रोमोजोम की लॉन्ग आर्म के 11th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक एजूस्पर्मिक फैक्टर रीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक AZF प्रेजेंट है, एजूस्पर्मिक फैक्टर रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस एजूस्पर्मिक फैक्टर रीजन प्रेजेंट है, देखो हमारे पास क्या है कि इसकी लॉन्ग आर्म पर क्या प्रेजेंट है, एजूस्पर्मिक फैक्टर रीजन प्रेजेंट है। अब ये एजूस्पर्मिक फैक्टर रीजन 3 टाइप के हैं, एजूस्पर्मिक फैक्टर A, B एंड C। अब अगर एजूस्पर्मिक फैक्टर A एब्सेंट होगा तो सर्टोली सेल फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर सर्टोली सेल फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो नरिशमेंट नहीं मिलेगा, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी और मेल जो होगा इनफर्टाइल होएगा। अगर एजूस्पर्मेटिक फैक्टर B एब्सेंट है तो कंप्लीट अरेस्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल अरेस्ट हो जाएगी, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी ही नहीं। अगर एजूस्पर्मिक फैक्टर C एब्सेंट है तो हमारे पास क्या होएगा, ओलिगोस्पर्मिया एंड एजूस्पर्मिया हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वाई क्रोमोसोमल माइक्रोडिलीशन। हमारे पास जो लॉन्ग आर्म है ऑफ वाई क्रोमोसोम पे 11th पोजीशन पर हमारे पास क्या है, उसके पास एजूस्पर्मिक फैक्टर रीजन प्रेजेंट है। उस एजूस्पर्मिक फैक्टर रीजन में 3 फैक्टर आते हैं A, B एंड C। अगर A फैक्टर एब्सेंट हो तो सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम होती है, B फैक्टर एब्सेंट हो तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो अरेस्ट हो जाती है। C फैक्टर एब्सेंट हो तो हमारे पास क्या होती है, ओलिगोस्पर्मिया या फिर एजूस्पर्मिया हमारी हो जाती है। ठीक है, ये तो हमारी क्या थी, वाई क्रोमोसोमल माइक्रोडिलीशन। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं अबाउट द सिंगल सेल म्यूटेशन। ठीक है, अब एक सिंगल सेल है, कोई भी एक सिंगल सेल है, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो हमारी वो सिंगल सेल म्यूटेशन कहते हैं। और अब एक ऐसे सेल में म्यूटेशन हो जाना जिसके वजह से हमारी मेल जो होगा इनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी क्या होएगी, सिंगल सेल म्यूटेशन और इनफर्टिलिटी इन द मेल। लाइक हम पढ़ते हैं CFTR जीन म्यूटेशन। CFTR जीन म्यूटेशन क्या होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटरी जीन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी लोकेटेड होते हैं किस पे, क्रोमोसोम नंबर 7 पर लोकेटेड होते हैं। अब इन क्रोमोसोम में CFTR जीन के अंदर म्यूटेशन होगी। अगर CFTR जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी, डिसीज सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। या तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है या फिर क्या होती है, कंजनाइटल बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है, देखो हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम नंबर 7, ठीक है,
उस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है जिसको हम CFTR जीन कह रहे हैं, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन हमारा कंडक्टेंस रेगुलेटरी जीन। अब ये जीन जो होएगा एब्सेंट हो जाएगा, इसमें म्यूटेशन हो जाएगी, तो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगी या फिर एक डिसीज हो जाएगी जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस। ठीक है, तो ये जो होता है वास डेफरेंस, ये हमारी डिसीज हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कंजेनाइटल बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस में, इससे नाम से ही पता लग रहा है कि एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस, या तो हमारी यूनिलेटरल एब्सेंस होगी वास डेफरेंस की कि एक वास डेफरेंस एब्सेंट है, ठीक है, या बायलेटरल एब्सेंस होगी वास डेफरेंस की कि दोनों हमारी जो है वास डेफरेंस जो है एब्सेंट है। तो यहाँ पर क्या होएगी, दोनों वास डेफरेंस एब्सेंट होंगी। अगर दोनों वास डेफरेंस प्रेजेंट नहीं है तो स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, अगर स्पर्म बन भी रहा है तो स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, अगर स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो मेल जो होगा इनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी सिंगल जीन म्यूटेशन। उससे पहले हमने पढ़ी वाई क्रोमोसोम और माइक्रो डिलीशन। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिफेक्ट। अब हमारे पास न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिफेक्ट में क्या होता है, मतलब एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट में हमारे पास क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं। क्रोमोसोमल डिफेक्ट में हमारे पास या तो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकते हैं या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकते हैं। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम के नंबर में अल्टर हुआ तो हमारे पास क्या होगा, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिफेक्ट होएगा। लाइक द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हमारे पास नॉर्मल मेल क्या होता है XY होता है, बट इन द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमारे पास एक क्रोमोसोम की कॉपी X की क्रोमोसोम की कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है, जिसकी वजह से XXY बन जाता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम आ जाती है जिसकी वजह से XXY बन जाता है और हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है जो कि गायनेकोमेस्टिया कोज करता है। ठीक है, टेस्टिस बहुत स्मॉल हो जाती है, फीमेल लाइक फीचर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेल इनफर्टाइल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, XO की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, जो मतलब एक क्रोमोसोम जो होता है कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। अब ये जो कम्प्लीटली एब्सेंट क्रोमोसोम होता है वो जो होता है हमारी डिसीज़ कोज करता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी कोज करता है, या फिर मोज़ैकिज्म होता है कि XY है नॉर्मल में आधों में और दूसरे में X0 है आधे में, तो टर्नर मोज़ैकिज्म हो जाता है, तो भी हमारी जो है मेल इनफर्टिलिटी कोज हो जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चरल में हमारी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो सकती है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या हुई कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, जस्ट लाइक हमने देखा कि ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है, और ये दोनों क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसका ये पार्ट इधर आ जाता है और इसका जो है ये वाला पार्ट इधर चला जाता है, मतलब हमारी ट्रांसलोकेशन हो जाती है। ट्रांसलोकेशन होने पर क्या होगा, क्या होती है, हमारी ट्रांसलोकेशन हो जाती है। इस तरीके से बन गया, ये ट्रांसलोकेशन होगी तो अब जीन्स की अल्टरेशन होगी, तो हमारी जो है हमारे पास जो अब प्रोडक्ट बन रहा है वो भी डिफरेंट बनेगा और हमारे पास म्यूटेशन हो जाएगी, मेल इनफर्टिलिटी कोज हो जाएगी। ठीक है, तो एक रीजन ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल, जिसमें हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और दूसरी हमारे पास क्या होती है, डुप्लीकेशन। मान लो हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये हमारा X नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, अब हमारे पास इसकी डुप्लीकेशन होगी, दो हमारे पास क्रोमोसोम आ गए, तो हमारे पास जो भी X बन रहा था वो अब डबल बनेगा। ठीक है, मतलब हमारा जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा था वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास म्यूटेशंस हो जाएंगी या फिर हमारे पास अल्टरेशन हो जाएंगी इन द मेल की स्पर्मेटोजेनेसिस में, विच कोज द इनफर्टिलिटी इन द मेल। या फिर हमारे पास ये पूरा क्रोमोसोम है, इसका कोई भी सेगमेंट है ये डिलीट हो गया, इसका ये वाला सेगमेंट जो था इसका डिलीट हो गया। अब इसके इस सेगमेंट को डिलीट होने की वजह से क्या हो सकता है कि इसमें कोई मेल का ऐसा जीन हो जो कि रिक्वायर्ड हो फॉर द फर्टिलिटी। ठीक है, तो अब ये डिलीट होने की वजह से हमारी क्या होगी, मेल इनफर्टिलिटी कोज होएगी। और ये तो हमारा रेसिप्रोकल डिलीशन डुप्लीकेशन। एक हमारे पास होता है रोबनस्टीनियन ट्रांसलोकेशन। रोबनस्टीनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, हमारे पास ये क्या होती है, कुछ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम यहाँ पे जहाँ पे सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो वो कौन से होते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज 13, 14, 15, 21
एंड 22। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्रोसोमिक क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर इन क्रोमोसोम के अंदर फ्यूजन हो जाएगी तो हमारा गैमेटिक इम्बैलेंस हो जाएगा और हमारी इनफर्टिलिटी कोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम की अबनॉर्मेलिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर, हमारे पास सिंगल सेल म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन, वाई क्रोमोसोमल माइक्रो डिलीशन और क्रोमोसोमल abnormalities, जिसमें हमने पढ़ा न्यूमेरिकल abnormality एंड द स्ट्रक्चरल abnormality। स्ट्रक्चरल abnormality में हमने 4 पढ़े, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, रोबर्ट्सटियन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो सिंगल जीन म्यूटेशन होता है ना, उसके अंदर हम एक और एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, CFTR का एग्जाम्पल पढ़ा था। इसमें हम एक और एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं INSL जीन। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, ये जो है ना हमारी सिंगल जीन म्यूटेशन, इसके अंदर हमारा एक और जीन होता है INSL जीन। ठीक है, INSL3 जीन। अब ये जो INSL3 जीन जो होता है वो क्या करता है, INSL3 जीन ये जो होता है ये ये जीन होता है, ये क्या बनाता है, हमारा INSL3 जीन हमारा INSL प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब INSL प्रोटीन जो होता है हमारे पास, जैसे ये टेस्टिस है, यहाँ पर ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, ये दूसरा स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट है, ये रेफ है जो कि सेपरेट कर रहा है 2 टेस्टिस को, और यहाँ पर क्या है, ग्यूबर्नेकुलम है जो इस टेस्टिस को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्यूबर्नेकुलम है इस टेस्टिस को होल्ड करने के लिए। ठीक है, इस ग्यूबर्नेकुलम के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द RXFP3। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा ग्यूबर्नेकुलम है, इस ग्यूबर्नेकुलम के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है IXFP3। ठीक है, IXFP3 रिसेप्टर इस ग्यूबर्नेकुलम के ऊपर प्रेजेंट है। उन रिसेप्टर के ऊपर जाकर क्या ये INSL जो प्रोटीन है उन रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड कर जाता है। अब ये जब उनके ऊपर बाइंड करता है तो टेस्टिस जो होती है डिसेंड हो जाती है स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, अगर वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड होएगी तभी हमारी क्या होएगी, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस होएगी। अगर ये जो है INSL जीन जो है ये इस RXFP3 रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड नहीं करेगा तो टेस्टिस डिसेंड नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा होएगा क्रिप्टोरकाइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, सिंगल जीन म्यूटेशन में 2 थे हमारे पास, एक CFTR जीन पढ़ते हैं हम जिसके अंदर हम कंजेनाइटल बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस पढ़ते हैं हम, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, INSL3 जीन पढ़ते हैं जो कि हमारा किस पर जाकर अटैच होता है, RXFP3 जीन के ऊपर रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच होता है जो कि प्रेजेंट है हमारे ग्यूबर्नेकुलम के ऊपर। अब वो अगर उसके ऊपर जाकर अटैच होगा तो ही हमारी क्या होगी, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस डिसेंड होगी, अदरवाइज हमारी टेस्टिस डिसेंड नहीं होगी और हमारी क्रिप्टोरकाइडिज्म हो जाएगा जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा, उसके बाद क्रोमोसोमल एब्रीवेशन, और हम लास्ट वन एक हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन, अब हमारे पास कोई भी स्पर्म है, ये क्या है, एक स्पर्म है, ये एक्रोसोम है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इस स्पर्म के पास। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पावर हाउस है, ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी विप्लैश मूवमेंट होती जाए और हमारा ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम निबिन कर्ण भी कहते हैं, निबिन कर्ण अरेंजमेंट भी कहते हैं, निबिन कर्ण अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होता है। बट अगर अब हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर डिफेक्ट हो जाए तो हमारा क्या होएगा, हमारी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, और मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो हमारे पास ATP जनरेट नहीं हो पाएगी, ATP जनरेट नहीं हो पाएगी तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो हमारा जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा और हमारी इनफर्टिलिटी हो जाएगी ड्यू टू द मेल की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, 37 जीन होते हैं
जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन कराते हैं। 37 जीन होते हैं ह्यूमन के अंदर, जिसकी वजह से जिसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन हो जाती है, तो एटीपी की जनरेशन नहीं हो पाती। हमारी 37 जीन होते हैं जो कि हमारे होते हैं एनडी जीन्स, जिनको हम कहते हैं एनडी जीन्स, दैट इज़ द NADPH डिहाइड्रोजनेस जीन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेस जीन, और या फिर हम पढ़ते हैं साइटोक्रोम बी जीन। ठीक है, जब साइटोक्रोम बी जीन में या फिर 37 जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि एनडी जीन्स होते हैं, NADPH डिहाइड्रोजनेस जीन या फिर हमारे साइटोक्रोम बी जीन, अगर इनके अंदर म्यूटेशंस हो जाती हैं तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इनमें म्यूटेशन होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो होते हैं ATP प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, हमारी म्यूटेशन हो जाती हैं और हमारे पास विप्लैश मूवमेंट नहीं हो पाती, और विप्लैश मूवमेंट नहीं होती तो जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता ओवम को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रियल DNA म्यूटेशन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA म्यूटेशन के बाद हम पढ़ते हैं इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट, इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट एंड एपिजेनेटिक्स। ठीक है, इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट एंड एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स में क्या होता है, मान लो ये एक DNA है, इस DNA की सीक्वेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, बट इस DNA के अंदर क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ठीक है, ये DNA है, ये भी एक DNA है, सेम DNA है, इनकी सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, बट इसका एक्सप्रेशन कुछ और है, इसका एक्सप्रेशन कुछ और है, विच इज़ ड्यू टू द इस DNA के अंदर या तो म्यूटेशन हो जाएगी, मॉडिफिकेशन हो जाएगी, हिस्टोन के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, या फिर मिथाइलेशन हो जाएगी, इस DNA के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, या फिर जो RNA बन रहा है वो नॉन कोडिंग RNA बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इम्प्रिंटिंग एंड एपिजेनेटिक डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ये एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम जो है इनकी सीक्वेंस बिल्कुल आइडेंटिकल है, बट इनका एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट है, उसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, इसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। अब ये जो है बिल्कुल सेम सीक्वेंस है बट डिफ़र कर रहा है इन द हमारी जो है सीक्वेंस जो है डिफ़र किस में करता है, ये मॉडिफिकेशन कर देता है। मॉडिफिकेशन कैसे करता है, या तो इसमें मिथाइलेशन हो जाती है, दैट इज़ द मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, या फिर दूसरा हिस्टोन में मॉडिफिकेशन हो जाती है, या फिर जब इसके अंदर हमारी RNA बनता है तो नॉन कोडिंग RNA बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी सीक्वेंस तो सिमिलर होती है बट इसका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है और हमारे इनफर्टिलिटी कोज हो जाती है। ये तो था हमारा क्या, एपिजेनेटिक्स। अब इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, लाइक कोई भी चाइल्ड है, कोई भी जाइगोट है, उसमें एक कॉपी तो कहाँ से आ रही है, मदर से आ रही है, एक कॉपी हमारी कहाँ से आ रही है, पेरेंट से आ रही है। अगर जो हमारे पास, और ये मतलब एग्जैक्ट इम्प्रिंट हो रहा है टू द जाइगोट, बट अगर हमारे पास जो कॉपी में फादर से आ रही है, अगर उसके अंदर डिफेक्ट हो गया मतलब और वो जाइगोट के अंदर चली गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड ए इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट। ठीक है, और इस मॉडिफिकेशन से क्या हो रहा था, मॉडिफिकेशन से हमारे पास स्विच ऑन या ऑफ हो रहा था हमारे जीन्स का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रही थी, हमारे एपिजेनेटिक इफेक्ट की वजह से क्या आ रही थी, हमारे पास इनफर्टिलिटी कोज हो रही थी। तो ये था हमारा जेनेटिक बेसिस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो हम जो है, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।